आज हम बात करते हैं इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेंट इन इंडिया। इस इशू को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। इस बिल की डिस्कशन के दौरान हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि इंडिया इज़ नॉट अ धर्मशाला बिकॉज वी आर ऑलरेडी 140 करोड़ पीपल हेयर। तो अगर हमारे पास यहाँ इलीगल इमिग्रेंट आते हैं तो हमारे रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट होता है। इसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेंट है दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन मैनी इलीगल एक्टिविटीज़, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी एक खतरा हो सकता है। तो हम इसके रेफरेंस में देखते हैं कि हमने जो बिल पेश किया है दैट इज़ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। वंस इट विल बी पास्ड, इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, उसके बाद ये एक एक्ट बन जाएगा। उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स या लीगल इमिग्रेंट्स और फॉरेनर्स को डील किया जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग न्यूज़ है कि क्या इंडिया अपनी जो इमिग्रेंट्स की पॉलिसी है और डिपोर्टेशन की पॉलिसी है उसको प्रॉपरली फ्रेम कर रहा है अब। तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि देर आर सर्टन न्यूज़ जिसके इस बिल के आते ही जो है बहुत से इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को डिटेन किया गया है, जैसे अहमदाबाद में, सूरत में और इवन नेशनल कैपिटल दिल्ली में। ये सभी जो इमिग्रेंट्स थे ये इलीगली इंडिया में रह रहे थे और बहुत ही अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे। इसके अलावा देखेंगे हम ये पुशिंग बैक बांग्लादेशी हेड विदाउट डॉक्यूमेंट। तो जगह जगह पे बांग्लादेशी आइडेंटिफाई हो रहे हैं जो कि इलीगली इंडिया में रह रहे हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक और न्यूज़ है, ये है विद रिस्पेक्ट टू अ केस इन सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इंडिया इज़ नॉट अ धर्मशाला, सेम लैंग्वेज को यूज़ किया है। ये एक श्रीलंकन नेशनल था जिसका केस इंडिया में सुना जा रहा था। वो यूएपीए के अंडर इंडिया में अरेस्ट भी हो चुका था और जब उसकी सज़ा पूरी हो रही थी तो ही वॉज ट्राइंग टू गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनकार कर दिया, इधर हिज फैमिली इज़ लिविंग इन इंडिया, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट सेज ही कांट लिव इन इंडिया। और उसको यहाँ से जो है जब तक उसकी डिपोर्टेशन नहीं होती तब तक उसको एक रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा श्रीलंका के लिए अगेन। अब हम बात करते हैं कि इमिग्रेंट्स को लेके और रिफ्यूजीज़ को लेके क्या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, कौन सा कन्वेंशन है, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल विद रिस्पेक्ट टू रिफ्यूजीज़। इसके लिए जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने 1951 में रिफ्यूजी कन्वेंशन लाया था और 1967 का इसका प्रोटोकॉल है। ये दोनों डील करते हैं रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं कि ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, ये 1948 का डॉक्यूमेंट है। दिस आल्सो डील्स विद द इशू ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इशू से डील करता है और इसके साथ साथ ये रिफ्यूजी और ऐसे लोग जो स्टेटलेस लोग हैं उनके इश्यूज से भी ये डील करता है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अगर हम देखें तो इनमें से इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ दिस 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, वाइल जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इंडिया इसका मेंबर है। अब हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अगर हम मेंबर है, अगर हम इसके सिग्नेटरी हैं, देन वी हैव टू लुक इनटू कि भी इसमें क्या प्रोविज़न है विद रिस्पेक्ट टू रिफ्यूजी। और 1951 की जो रिफ्यूजी पॉलिसी है इसका इंडिया मेंबर है नहीं है। तो अब हम देखेंगे तो ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है इसमें जो है 30 आर्टिकल्स है, पर हमारे की जो काम का आर्टिकल है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 में क्या लिखा गया है कि सभी को असाइलम सीख करने का अधिकार है, बट ये असाइलम जो सीख करेंगे दैट इज़ ओनली फॉर पर्पज़ जो कि पॉलिटिकल पर्पज़ है। मान लो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या रिलीजियस आइडियोलॉजी के लिए आपको परसिक्यूट किया जा रहा है, नॉट बिकॉज कि आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे फिर आप असाइलम सीख कर रहे हो, ये बोलता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। बट जो भी हमारे पास बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं दे आर नॉट पॉलिटिकल रिफ्यूजीज़, बट वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए इंडिया में आ रहे हैं, जो कि इलीगल है बिकॉज वो इलीगली इंडिया में आ रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे श्रीलंका के जो नेशनल था उसका क्या केस था एग्जैक्टली, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या डिफरेंस था एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे इश्यूज़ है बांग्लादेशी और रोहिंग्या का जो इशू है। श्रीलंका का जो नेशनल इंडिया में रह रहा था उसको जो है अरेस्ट किया गया था यूएपीए में। यूएपीए क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये एक्ट 1967 का है। ये जब हमारे देश की सॉवरेनिटी पे कोई खतरा आता है, इंटीग्रिटी पे कोई खतरा आता है तो उसको टैकल करने के लिए, उसको टेक केयर करने के लिए यूएपीए का एक्ट लाया गया था 1967 में। इस एक्ट के क्या प्रोविज़न्स हैं हम उनको देखेंगे। इस एक्ट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है, एंड नाउ इवन
एन इंडिविजुअल कैन बी डिक्लेयर टेररिस्ट। ये रिसेंट में ये अपडेशन हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अप टू 180 डेज़ जो है आप बिना चार्जशीट किए किसी को अरेस्ट कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो, जबकि नॉर्मल केसेस में ये 90 डेज़ होता है। और इसके अलावा देखें जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इन टेरर केसेस को जो है खुद से उसको अपने हाथों में ले सकती है। अदरवाइज बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है तो वो स्टेट में इंटरवीन नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस स्टेट विल आस्क सो। तो इसमें पावर मिल जाती है यूएपीए में कि वो स्टेट की बिना परमिशन के भी केसेस को जो है हैंडल कर सकते हैं। तो ये इशू था विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंकन नेशनल, बिकॉज एक तो इलीगली रह रहा था, साथ के साथ वो यूएपीए में इंडिया में अरेस्ट भी था। तो अब जाके उसकी जो है वो अरेस्ट से वो रिलीज़ होने वाला है। तो ही वॉज आस्किंग फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो ये सारा केस आता है। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि तो इलीगल जो भी हमारे पास इंडिया में रह रहे थे हैं तो उनको टेक केयर करने का या उनसे निपटने का हमारे पास क्या माध्यम है या क्या साधन है। तो इसके लिए बनाया गया था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये सिटीजन्स का एक रजिस्टर है जो डिटेक्ट करता था इलीगल इमिग्रेंट्स को। बट एनआरसी जिस तरह से हम आगे देखेंगे कि एनआरसी जो है 1951 में ये एनआरसी की बात हुई थी 1951 में कि पूरे देश में जो है एनआरसी होगा। बट ये उसके बाद असम के अलावा कहीं भी एनआरसी एक्चुअल में नहीं हुआ जिससे कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेशन वाइड एनआरसी का प्लान था 2019 में, जो कि ड्यू टू प्रोटेस्ट जो है एक्चुअल में जो है शेप नहीं ले पाया या हो नहीं पाया। बट सिर्फ और सिर्फ जो है असम में एनआरसी ज़रूर हुआ है। फर्स्ट टाइम 1951 में भी असम में हुआ था। उसके अलावा जो है असम में 2013 में कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी एनआरसी हुआ था, मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बना था, जिसमें कि इलीगल इमिग्रेंट्स को, इलीगल सिटीजन्स को जो इलीगल इंडिया में रह रहे थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, स्पेशली जो बांग्लादेश से इंडिया में आए थे। तो अप्रॉक्सीमेटली 19.06 लाख पीपल ऐसे निकले जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम्स दोनों थे जिनके पास प्रॉपर सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं था इंडिया में। तो हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज़ एनआरसी। बट वो एनआरसी भी बिकॉज़ इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और इसमें कोई ह्यूमैनिटेरियन इशू को नहीं देखा गया था। मान लो कोई इंडिया का सिटीज़न है, उसके वो लीगल सिटीज़न इंडिया का, बट उसके डॉक्यूमेंट किसी तरह मिस हो जाते हैं, तो वो उस केस में हाउ विल ही और शी प्रूव कि वो इंडिया का सिटीज़न है। तो इस इशू को भी ध्यान में नहीं रखा गया। तो इसलिए ये प्रॉपरली जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाया जो एनआरसी कराने की कोशिश की गई। इवन असम में ही कराया गया। असम में भी 19.06 लाख जो पीपल इलीगल इमिग्रेंट निकले हैं या एक तरह से जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं निकले हैं, उनमें से बहुत से ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके जो है एंसेस्टर हमेशा से इंडिया में रह रहे हैं, दे नेवर केम फ्रॉम बांग्लादेश और एनीवेयर एल्स। तो राइट नाउ जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके भी कंट्रोवर्सी है, बिकॉज इस एक्ट में जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं अगर वो नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर वो नॉन मुस्लिम हैं और वो कंट्री से बिलोंग करते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एट्सेट्रा, तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, बट मुस्लिम्स को नहीं दी जाएगी। जबकि हम इसमें देखते हैं कि जो मैक्सिमम बांग्लादेश से जो इलीगली इंडिया में आए हैं दे आर ऑल मुस्लिम्स। तो इसमें सारा जो इशू है वो रिलीजियस भी हो जाता है। और जो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास क्या ऑप्शन है टू टेक केयर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट, वो है एनआरसी। उसको भी हम ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इसमें रिलीजियस एंगल आ गया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो बाइसनेस आ गई है उसकी वजह से हम इसको टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमने अगर टेक केयर करना है अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ को एंड एज वेल एज़ अगर हमने टेक केयर करना है अपने डेमोग्राफिक जो चेंज आ रहा है हमारे पास, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी वजह से जो डेमोग्राफी में चेंज आ रहा है उसको टेक केयर करना है और रिलीजियस टेंशन्स को जो है नहीं बढ़ने देना है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाता है। बट एट द सेम टाइम इसमें ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को भी ध्यान में रखना होगा, बिकॉज अगर किसी का डॉक्यूमेंट मिस हो जाए और वो नहीं प्रूव कर पा रहा है कि वो लीगली इंडिया का सिटीज़न है तो उसको भी कैसे टेक केयर करना है। और वंस वी डिक्लेयर समवन इलीगल इमिग्रेंट, उसके बाद सबसे बड़ा इशू ये आता है कि व्हाट विल वी डू विद देम, बिकॉज अगर कोई भी कंट्री उनको लेने को तैयार नहीं हो तो हम उनके साथ क्या करेंगे। अगर हम उनको रिफ्यूजी कैंप में रखेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो ए बर्डन, काइंड ऑफ बर्डन ऑन इंडिया। तो उसको वहाँ पे हम उनसे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो नहीं ले सकते, बट दे आर बर्डन ऑन इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ इंडिया, तो वो भी एक इशू है। और रिफ्यूजी कैंप का जो ह्यूमैनिटेरियन इशू है दैट इज़ आल्सो शुड बी कंसिडर्ड, बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि ह्यूमैनिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर काम करती है। दिस वॉज ऑल अबाउट द करंट इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन इंडिया।